सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास है, जो टॉपिक है आज का वो है लेजर बीम वेल्डिंग एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। हम लोग का चैप्टर चल रहा है वेल्डिंग। तो इसमें बहुत सारा टॉपिक है, हम लोग सेपरेटली टॉपिक वाइज हम लोग क्लास को अरेंज करके उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लेजर बीम वेल्डिंग के और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के। ये दो टॉपिक आज आपका कवर हो जाएगा, तो इसको अच्छा सा देख लीजिएगा। ठीक है, सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी के पास नोट्स होगा। जब भी आप क्लास करें सामने नोट्स और पेन कॉपी के साथ क्लास कीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इजीली जो है एग्जाम में उसको लिख पाइएगा। ठीक है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। तो एक बार उधर से रिस्पॉन्स करके बताइएगा कि आवाज जो है वॉइस आप लोगों को क्लियर पहुंच पा रहा है। एक बार रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग कि वॉइस क्लियर जा रहा है। यस सर। सर तो जैसा कि है टॉपिक का नाम लेजर बीम वेल्डिंग एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में। लेजर बीम वेल्डिंग होता क्या है, तो जैसे से नाम से ही पता चल जाता है, एक्चुअली सभी का जैसा भी कोई भी टॉपिक रहता है वो लगभग नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो इसमें क्या है, लेजर का यूज होगा। लेजर आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन रेडिएशन। ठीक है, जो एम्प्लीफिकेशन होगा लाइट का वो होगा स्टिमुलेशन इमिशन के द्वारा, और इसके थ्रू एक आपका हाईली एनर्जेटिक फोटोन क्रिएट होता है, और वही फोटोन जो है आपका वेल्डिंग के रूप में काम करता है। उसमें हाईली हीट होता है, एनर्जी होता है, हाईली हीट होता है, एनर्जी ज्यादा होता है और हीट ज्यादा होता है, जिससे जहां पर वेल्ड करना होता है उस वेल्ड पार्ट को वह मेल्ट कर देता है, और इस तरह से वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो लेजर बीम वेल्डिंग इज ए फ्यूजन। फ्यूजन मतलब दहन, यानी वहां पर हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, एक तरह का फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है लेजर बीम वेल्डिंग, जिसमें दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं बाय यूज ऑफ लेजर। तो ये सब डायग्राम है, डायग्राम को भी आप साथ में देखते चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है, तो लेजर बीम वेल्डिंग आपको पता चला कि यह एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, जिसमें दो मेटल पीस को हम लोग जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, परमानेंटली करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं, तो लेजर के थ्रू करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसका काम करने का क्या सिद्धांत है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये डायग्राम है, यदि इस डायग्राम को आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इधर भी आपका एक क्लियर नीट एंड क्लीन डायग्राम है। तो मैं इसको बता वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या होगा कि द लेजर बीम आर फोकस्ड टू द कैविटी बिटवीन द टू मेटल्स पीस टू बी ज्वाइंट। तो यहाँ जो लेजर बीम प्रोड्यूस होगा, लेजर बीम प्रोड्यूस कैसे होगा, तो जो लेजर मटेरियल होता है उसको आप इस पार्ट्स में रखते हैं, जिसको हम लोग रूबी क्रिस्टल बोलते हैं। वो एक लेजर आपका मटेरियल होता है। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है लेजर बीम प्रोड्यूस करना। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लैश लैंप यहाँ से देते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसको, रूबी क्रिस्टल को। रूबी क्रिस्टल क्या है, एक तरह का लेजर मटेरियल है, और उसमें जब आप लोग फ्लैश लैंप के थ्रू एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि रूबी क्रिस्टल का जो एटम्स है, वो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इस आने के दौरान क्या होगा कि एक फोटोन रिलीज होता है। वही फोटोन जो है आपका एज ए लेजर का रूप लेता है। आपको वो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, उसमें हीट होता है, और वही फोटोन का यूज हम लोग उस वर्कपीस को वेल्ड करने में करते हैं। तो बात समझ में आई। तो सबसे पहले आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, रूबी क्रिस्टल लेते हैं, वो आपका एक तरह का लेजर मटेरियल होता है, जिससे लेजर यानी लाइट जो हाई एम्प्लीफिकेशन का होता है, वो लाइट उससे क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो उसको क्रिएट करवाने के लिए लेजर या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवाने के लिए
हम लोगों को उस रूबी क्रिस्टल को में एनर्जी देते हैं, और वो एनर्जी देखिए किससे के थ्रू दे रहा है, फ्लैश लैंप के थ्रू दे रहा है। तो फ्लैश लैंप देखिए कनेक्टेड है आपका पावर सप्लाई से, तो ठीक है। तो पावर सप्लाई से फ्लैश लैंप कनेक्टेड है, और फ्लैश लैंप के द्वारा लाइट क्रिएट होगा, और वो लाइट यानी एनर्जी आपका जाएगा रूबी क्रिस्टल में, और रूबी क्रिस्टल का जो एटम्स होगा उसमें का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और इसमें जाने के थ्रू क्या होगा कि एक एनर्जी प्रोड्यूस होगा जिसको फोटोन बोलते हैं, और वही फोटोन आपका लेजर बीम का काम करता है। वही लाइट का जो फोटोन होता है वही आपका लेजर बीम का काम करता है, और वह लेजर बीम लेंस के थ्रू उस वेल्ड पर चला जाएगा। लेजर बीम लेंस का काम क्या है, तो जो आपका लेजर बीम जो आ रहा है वह क्या करेगा कि लेंस क्या करेगा कि उस सारा जो रे है, किरण है, उसको एक जगह केंद्रित कर देगा, ठीक है। तो लेजर बीम प्रोड्यूस हुआ कहाँ से, रूबी क्रिस्टल से, और रूबी क्रिस्टल को उससे लेजर बीम प्रोड्यूस करवाने का काम कौन किया, फ्लैश लैंप किया, और फ्लैश लैंप को एनर्जी किससे मिला, पावर सप्लाई से मिला। तो इस तरह से हम लोग, और यहाँ पर एक पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर है, एक आपका 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करेगा रे, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट इधर नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर में कुछ जो होगा, कुछ रे जो है वो इससे निकल के आपका लेंस में जाएगा, और लेंस क्या करेगा कि जितना भी रे उसमें आ रहा है उस सभी को वो एक जगह जहां पर वेल्ड करना होगा वहां पर उसको केंद्रित करेगा, वहां पर स्ट्राइक करवाएगा। और इस रे में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, हीट होता है, और उसके कारण जहां पर वेल्ड करना होता है वहां पर वह वेल्ड करेगा, मेल्ट करेगा। इस तरह से लेजर बीम वेल्डिंग होता है। तो जब लेजर बीम, ये वाला डायग्राम देखिए जहां पर लेजर बीम वेल्डिंग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो उस तरह से है। तो इसमें आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको, अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द लेजर बीम आर फोकस टू द कैविटी बिटवीन द टू मेटल पीस टू बी ज्वाइंट। जहाँ पर हम लोगों को मेटल पीस को ज्वाइन करना होता है वहां पर क्या करते हैं, उस लेजर बीम को फोकस करते हैं। बात क्लियर है। द लेजर बीम हैव इनफ एनर्जी एंड व्हेन इट स्ट्राइक द मेटल पीस प्रोड्यूस हीट, ठीक है। लेजर बीम में इतना ज्यादा एनर्जी होता है कि जब वह मेटल पीस में स्ट्राइक करता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट के कारण वह मेटल पीस यानी मटेरियल जहां पर वेल्ड करना होता है हमें, वह क्या होगा, मेल्ट करने लगता है, और इस तरह से वहां पर वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है। अब इसको क्या चाहिए, इस लेजर बीम को एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इज अप्लाइड ऑन द लेजर बीम, और ये क्या करेगा, दिस स्टार्ट द फ्लैश लैंप। यह क्या करेगा, जैसे कि मैंने बताया अभी कि यह फ्लैश लैंप को स्टार्ट करवाएगा, और फ्लैश लैंप क्या करेगा, दिस स्टार्ट फ्लैश लैंप्स मशीन एंड इट्स एमिट्स लाइट फोटोन। अब ये क्या करेगा कि लाइट फोटोन यहाँ पर इमिट करेगा, फ्लैश लैंप लाइट फोटोन इमिट करेगा, और क्या करेगा, किस पे जाएगा, रूबी क्रिस्टल में जाएगा, जो एक तरह का लेजर मटेरियल होता है। अब ये लाइट फोटोन क्या करेगा, ये जो रूबी क्रिस्टल का जो एटम होगा और एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगा, एक्साइट कर देगा, एक्साइट करेगा, और क्या होगा कि वो एक्साइटेशन के बाद क्या होगा कि वह फिर ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो जो ये एनर्जी का ये होता है, डिफरेंस होता है, तो इसके कारण एक लाइट फोटोन क्रिएट हो जाता है। वही फोटोन का यूज हम लोग लेजर बीम के रूप में करते हैं। So the energy of light photon is observed by the atoms of ruby crystals, and electrons get excited to their higher energy level. तो जो फ्लैश लैंप से आपका एनर्जी निकलेगा, यानी आपका आपका जो फ्लैश लैंप जब स्टार्ट होगा तब लाइट फोटोन आपका इससे फ्लैश लैंप से निकलेगा, और वो ऑब्जर्व होगा रूबी क्रिस्टल में, और रूबी क्रिस्टल जब ऑब्जर्व करेगा वो लाइट फोटोन, तो रूबी क्रिस्टल का जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी रूबी क्रिस्टल में एटम्स होगा और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा
कि एक्साइटेड करने लगेगा और एक्साइट करेगा और वह जो है हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। When they return back to their ground state, they emit a photon of light. अब जब हायर लेवल में चल गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल गया और फिर जो है नीचे जो है ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक फोटोन आपका जो है रिलीज हो जाता है। यहाँ पर वही आपका फोटोन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जिसको एच न्यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर वो फोटोन का यूज जो है हम लोग लेजर बीम में करते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। And this photon again stimulates the excited electrons of the atoms and produce two photons. जब आपका इससे हाँ हेलो सर बोल रहे हैं सर, जो रूबिक क्रिस्टल में कुछ एटम्स है वो सर इधर आ रहा है, लेकिन कुछ एटम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब सर कुछ एटम्स जैसे यहाँ पर जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर में रूबिक क्रिस्टल में सर हाँ जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो इसका काम क्या है, जो हम लोगों का जिस एनर्जी में हम लोगों को चाहिए उस एनर्जी में का फोटोन जो है उस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन हम लोगों को वहां से मिल जाएगा। मतलब हम लोगों को जो ये लेजर रे मिल रहा है इसका क्या होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। जिसका एनर्जी बहुत कम होगा वह उसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब फिर से वह ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, फिर वो वहां से बैक होगा तब आएगा। तो इसका काम क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर का, जो हम लोग का हाईली अमाउंट में जो रे चाहिए वही रे को वह ट्रांसमिट करेगा, तो और वह जो है लेंस में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, बाकी को जो जिसका एनर्जी लो है उसको फिर से एक्साइट होने में के लिए इस रूबिक क्रिस्टल को भेज देगा, ताकि फिर से वो फ्लैश लैंप उसको एनर्जी दे, फिर से एक्साइटेड हो और फिर से हाईली एनर्जी प्रोड्यूस करे और फिर जो है हम लोगों को लेंस में मिले। ठीक है, सो दिस प्रोसेस क्या हो जाता है, यह कंटिन्यू चलते रहता है एंड वी गेट कंसंट्रेटेड लेजर बीम। और इस तरह से हम लोग को एक केंद्रित किया हुआ एक लेजर बीम मिलता है, जो कि जहां पर हम लोगों का कैविटी है, जहां पर हम लोगों को वेल्ड करना होता है वहां पर वेल्डिंग होता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है लेजर बीम का, लेजर बीम वेल्डिंग का, जिसमें आपको ये सिंपल डायग्राम बनाना है और डायग्राम के साथ साथ जो भी अभी बातें आपको समझ में आई उसको कंसेप्चुअल लिख देना है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस की। तो यदि इसका लाभ देखा जाए क्या लाभ है, तो यह क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का होता है। तो वेल्डिंग क्या होगा, हाई वेल्ड क्वालिटी का होगा। यह है इलेक्ट्रोड, नो इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रेक का ही यूज हो रहा है, यहाँ पर लेजर बीम का यूज हो रहा है। नो टूल वियर बिकॉज इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कोई टूल वियर भी नहीं हो रहा, ना टूल का यूज हो रहा है। द टाइम टेकन फॉर वेल्डिंग थिक सेक्शन इज रिड्यूस, बहुत जल्दी हम लोग मोटे सेक्शंस को, थिक सेक्शंस को हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। इट कैन बी फोकस्ड ऑन ए स्मॉल एरिया फॉर वेल्डिंग, इसको हम लोग छोटे से छोटा वेल्डिंग करने में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो यह जो है रूबिक क्रिस्टल जैसे लेजर मटेरियल है, यह हाईली कॉस्ट का होता है, साथ ही इसका इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट होगा वह बहुत ज़्यादा महंगा होगा। जब इनिशियल कॉस्ट महंगा होगा तो आपका मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। रैपिड रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा, यदि हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म है और उसको फिर हम लोग कूलिंग करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कूलिंग करने से भी वहाँ पर क्या होगा, क्रैक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये एक तरह का एडवांटेज भी होता है। हाई स्किल लेबर की जरूरत पड़ेगी। द वेल्डिंग थिकनेस इज लिमिटेड टू 19 mm। अब यहाँ पर 19 mm का थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक के थिकनेस का जो वर्क पीस रहेगा उसको हम लोग वेल्ड कर पाएंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस क्या होगा, टू ज्वाइन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्ड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं,
ज्वाइन कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कॉपर है, निकेल है, एल्युमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, टंगस्टन काफी ज्यादा हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। इन सभी को हम लोग लेजर बीम से बीम वेल्डिंग से हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। जिरकोनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। टू ज्वाइन द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट को भी हम लोग ज्वाइन करने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इस लेजर बीम का यूज करते हैं। टू वेल्ड पार्ट्स स्पेयर्स एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में और डिसिमिलर मेटल्स में भी हम लोग इस तरह के वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो ये सभी बातें आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। साथ में एक नीट स्केच डायग्राम इसको आपको एग्जाम में बनाना होता है। ठीक है, तो ये आप बात हुआ लेजर बीम वेल्डिंग की। अब हम लोग बात करेंगे आपका, देखिए कुछ लेजर, जैसे कि अब बात होती है कि कौन कौन सा मटेरियल लेजर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि गैस लेजर हो गया, सॉलिड स्टेट लेजर हो गया, मेटल वेपर लेजर है। तो कुछ हम लोगों ने कलेक्शन किया है जो लेजर प्रोड्यूस करते हैं। तो लेजर प्रोड्यूस करने वाले मटेरियल में आपका देखिए कि हीलियम नियोन लेजर हो गया, आर्गन लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर और एक्साइमर लेजर। तो ये सभी का अपना अपना प्रॉपर्टी है, उसका वेवलेंथ कितना कितना होगा। तो ये सभी चीजें हैं कि कौन कौन सा मटेरियल लेजर प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि आप लोग सॉलिड स्टेट लेजर, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे रूबी लेजर की, तो वो आपका सॉलिड स्टेट लेजर में आता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारा लेजर है जो सॉलिड स्टेट लेजर हो गया, मेटल वेपर लेजर हो गया। तो ये आपका लेजर मटेरियल के तौर पे यूज होता है लेजर बीम प्रोड्यूस करने के लिए। जहाँ जहाँ और डिफरेंट डिफरेंट लेजर है वो आपका एप्लीकेशन का फील्ड भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने ये ऐड किया है। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम में है लिखना है तो ये आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, तो ये एक तरह का वेल्डिंग टेक्निक्स है। ये एक तरह का वेल्डिंग टेक्निक्स है जिसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्या होगा, तो जो भी आपका साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का होता है, तो इस हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के जो साउंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। अब इसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज हम लोग करेंगे वेल्डिंग करने के लिए। तो इस अभी हम लोग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, तो उस वेल्डिंग का नाम हम लोग देंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। Localized applied on the workpiece being held together under pressure to create a solid state weld। ये क्या करेगा, वाइब्रेशन आपका एक प्रेशर क्रिएट करेगा और एक तरह का से सॉलिड स्टेट वेल्ड वहां पर करेगा। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक जो आपका वेल्डिंग है उसमें आपका ये एक डायग्राम है। इसमें आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है, जो लो पावर जो आपका निकलता है उसको हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करेगा। फिर आपका जो ट्रांसड्यूसर का है, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर यहाँ पर यूज होता है, जिसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रिक हाई फ्रीक्वेंसी पावर है उसको वाइब्रेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना। आपको तो चाहिए वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन कौन देगा, तो ट्रांसड्यूसर देगा। उसका नाम रहता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। उसका काम क्या रहता है, जो हम लोग पावर सप्लाई देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, उसको उस इलेक्ट्रिक पावर को वह वाइब्रेटिंग पावर में, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अब वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ वह वाइब्रेशन हॉर्न के थ्रू कंसंट्रेट होगा जहां पर वेल्ड कर रहा है, और वही इतना ज्यादा वाइब्रेशन वहां पर क्रिएट हो जाता है कि वहां का जो मटेरियल है जहां पर हम लोग टच करवाएंगे हॉर्न को, तो वहां पर उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगता है। और जहां पर वेल्डिंग है, जहां पर इंटरफेस है, जहां पर वेल्ड करना होता है, वहां पर इजिली वेल्ड हो जाता है क्योंकि उसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है और इंटरफेस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण वहां पर वेल्डिंग की प्रक्रिया होता है। तो आइए जानते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, इसका यूज कैसे करते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें
तो इट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव के बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी पर आधारित है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन करता क्या है, ये क्रिएट डायनेमिक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। जो बहुत ज्यादा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, बनाए हम लोग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, उसका काम क्या है कि डायनेमिक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। किसके बीच, तो वर्कपीस के कॉन्टेक्ट के बीच, जहां पर हम लोग को वेल्ड करना है। जब वहां पर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, यदि शियर स्ट्रेस होगा प्रोड्यूस, तो वहां पर उस मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगेगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब कि उसका शेप और साइज परमानेंटली चेंज करने लगेगा। और इसके कारण क्या होगा कि एक हीट जनरेट होता है, और इसके कारण तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि वहां पर वाइब्रेट कर रहा है बहुत ज्यादा, वाइब्रेट करने के कारण फ्रिक्शन उत्पन्न हुआ, और फ्रिक्शन के कारण हीट हुआ, और हीट के कारण क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वहां पर लोकल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वहां पर क्रिएट हो गया। कहाँ पर, जहाँ पर वेल्ड करना होता है, और उसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण वहां पर वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है। तो बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस ज्वाइंट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट द इंटरफेस। जहां पर हम लोग को वेल्ड करना होता है, वहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच क्या होगा, हीट जनरेट होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। एट द स्टार्ट हाई फ्रीक्वेंसी करंट पास थ्रू ए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जैसे हमने बताया कि इसमें क्या होगा, ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, जिस पर हाई फ्रीक्वेंसी करंट यहाँ पर जाएगा। अब क्या करेगा ट्रांसड्यूसर, अब हमको चाहिए अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या करेगा कि यह जो ट्रांसड्यूसर है वह कन्वर्ट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, करंट है, उसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में, मैंने वाइब्रेट करने लगा तो वह प्रोड्यूस कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर। अब वह जो वाइब्रेशन है, वह वाइब्रेशन किसके थ्रू जाएगा, हॉर्न के थ्रू जाएगा आपका, जहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस है, इंटरफेस है, वहां पर, ठीक है। और वहां पर जाने के बाद वाइब्रेट करेगा यदि हॉर्न, वहां पर जहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस है, वहां पर इंटरफेस है, जहाँ पर वेल्ड करना है, वहां वाइब्रेट करेगा, तो क्या होगा, वहां पर फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, और उसी हीट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण वहां पर वेल्डिंग की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। तो द एम्प्लीफाइड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पास थ्रू हॉर्न which is contact with welding plates। यहाँ पर वेल्डिंग प्लेट्स पर कॉन्टेक्ट करवाते हैं, ठीक है। द हॉर्न सप्लाई हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन। हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन सप्लाई करेगा, हॉर्न का काम होगा हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन देना टू द वेल्डिंग प्लेट। अब जब वेल्डिंग प्लेट पर हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन आ गया, तो वह वाइब्रेशन क्या करेगा, ऑसिलेशन शियर फोर्स, ऑसिलेशन शियर फोर्स क्रिएट करेगा। कहाँ पर, एट द इंटरफेस बिटवीन वेल्डिंग प्लेट्स, जहाँ पर हम लोग वेल्ड करना होगा वहां पर, विच रिजल्ट आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट इंटरफेस पर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। इट आल्सो क्रिएट ए लोकलाइज्ड टेम्परेचर राइज ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ना, इलेस्टो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब वहां पर चूंकि वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इलेक्ट्रिक करंट गया आपका ट्रांसड्यूसर के कारण, ट्रांसड्यूसर पर, और ट्रांसड्यूसर का काम क्या है कि उस हाई इलेक्ट्रिक करंट को जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन में प्रोड्यूस करना, और वह मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण क्या हो गया, आपका डिफॉर्मेशन क्रिएट करता है। इसलिए उस डिफॉर्मेशन को इलेस्टो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नाम दिया। उसको कहाँ पे हो गया, इंटरफेस पर क्रिएट होता है। एंड इट आल्सो क्रिएट ए लोक, अब वहां पर क्या होगा, वाइब्रेशन भी क्रिएट होगा, और क्या होगा कि फ्रिक्शन के कारण वहां पर का जो टेम्परेचर है, लोकलाइज्ड टेम्परेचर है, वह भी क्या होगा कि इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। और यह टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो हीट बढ़ गया, और हीट से क्या हो जाएगा कि इंटरफेस पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हीट भी प्रोड्यूस हो गया, और इसके कारण क्या हो गया, वहां पर वेल्डिंग की प्रक्रिया होने लगती है। एंड मेक्स ए स्ट्रॉन्ग जॉइंट विदाउट मेल्टिंग ऑफ वर्कपीस। तो यहाँ पर एक कंसीडर करने की बात है कि यहाँ पर वर्कपीस को मेल्ट नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसको जो है कि उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही कर दे रहा है वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी फिलर मेटल का
यूज नहीं करते हैं हम लोग। कोई भी यहाँ पर फिलर मेटल तो हम लोग लगा नहीं रहे हैं बाहर से फिल करने के लिए। तो यहाँ पर वर्कपीस का मेल्टिंग हुए बगैर वेल्डिंग की प्रक्रिया होता है, और वह किसके कारण होता है, तो इलास्टोप्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण, और वो होता है आपका मैकेनिकल हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन के कारण। तो ये आपका उसका बेसिक प्रिंसिपल है आपका अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर दीजिएगा। एक आप नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लीजिएगा और उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होगा उसका फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक के बीच में होता है। ट्रांसड्यूसर यूज होता है जिसका इंपॉर्टेंट रोल है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट को हाई मैकेनिकल वाइब्रेशन में, हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना, और वह वाइब्रेशन हॉर्न के थ्रू कॉन्टेक्ट सरफेस में जाएगा। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का। अब बात करते हैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज की। तो दिस वेल्डिंग कैन बी इजीली ऑटोमेटेड एंड फास्ट। ऑटोमेटेड फास्ट है। दिस प्रोड्यूस हाई स्ट्रेंथ जॉइंट विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल हीट। एक्सटर्नल हीट तो हम लोग यहाँ पर लगा ही नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल हीट नहीं दे पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा दिस इज क्लीन एंड प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश से हम लोग को बेटर मिलता है। इट डज नॉट डेवलप हाई हीट, सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सपेल मोल्टेन मेटल फॉर्म ज्वाइंट। तो यहाँ पर जो है मेटल जो है मेल्ट होता ही नहीं है, बस इतना हीट प्रोड्यूस करना है कि उस मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगे, ठीक है। डिसएडवांटेज, तो यह जो है वाइब्रेशन के थ्रू हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मोटा, यदि थिकनेस बहुत ज़्यादा यह है प्लेट है तो वो उसको नहीं कर पाएगा। तो इट डज नॉट वेल्ड थिक हार्डर मेटल। द थिकनेस ऑफ वेल्ड अबाउट कितना है 2.5 mm फॉर एल्यूमिनियम। देखिए बहुत कम थिकनेस का ही हम लोग वेल्ड कर पाएंगे। अब देखिए लेजर में कितना कर रहे थे 19 mm तक के थिकनेस का वेल्ड कर रहे थे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट हम लोग को मिल रहा था। And tooling cost for fixer is high and they also need a special design, ठीक है। ये सब चीज आप डिसएडवांटेज में लिख लीजिएगा। द वाइब्रेशन जनरेट थ्रू ट्रांसड्यूसर कैन डैमेज इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन, यदि 20 किलोहर्ट्ज तक का वाइब्रेशन मिल रहा है तो वो वाइब्रेशन तो आपको डैमेज कर सकता है मशीनरी पार्ट्स को भी, तो इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। दिस सिमिलर मेटल कैन बी ज्वाइन। एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स में इस वेल्डिंग का यूज हम लोग करते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अल्ट्रासोनिक इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लाइक आपका आर्मेचर वाइंडिंग स्विच वगैरह में, इस सब में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग करते हैं, जहां पर थिकनेस लगभग 2.5 मीटर तक का ही होता है। उसके आसपास ज़्यादा थिकनेस का हम लोग इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 टॉपिक था, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और आपका जो है लेजर बीम वेल्डिंग। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और इसका PDF और यदि इसका वीडियो आपका YouTube में भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। 2 टॉपिक नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 2 टॉपिक करेंगे। तो अगले क्लास आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और 2-3 टॉपिक है जिसको खत्म करने के बाद ये जो है वेल्डिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो जल्द हम लोग वेल्डिंग खत्म करके कास्टिंग स्टार्ट करेंगे। कास्टिंग का एक वीडियो भी डाला हुआ है, यदि आप उसको उससे समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इस तरह का जूम क्लास करेंगे, ठीक है। तो क्लास में ज्वाइन के लिए सभी का आप लोग का धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास हो सकता है कल अरेंज करेंगे, तो कल जरूर अटेंड कीजिएगा। बाकी जो लोग गूगल क्लासरूम में जुड़े नहीं हैं या फिर आपके फ्रेंड लोग जुड़े नहीं हैं, तो उनसे जरूर जुड़ने के लिए बोलिएगा। तो गूगल क्लासरूम में जुड़ना अनिवार्य है सभी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन सभी का मंगलमय हो। थैंक यू ऑल। सर टेस्ट पेपर चेक हो गया?